हेलो 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 सर। हेलो जी हेलो। तो आ रही है सबको मेरी वॉइस? यस सर। हाँ जी, तो आज का टॉपिक है हमारा पेरोल का। ठीक है, कि अभी तक देखो हमने सारी चीजें देख ली और हमारा बस रह रहा था पेरोल, क्योंकि आपको याद हो जो हमने टीडीएस करा था तो मैंने उसमें 3 सेक्शन बताए थे आपको। कौन कौन से 3 सेक्शन? हाँ जी, 3 सेक्शन कौन कौन से थे आपके? 24, 26, 27। हाँ, तो देखो आपने जो अदर देन सैलरी का केस कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था जी, आपका 26 और 27 क्यू ये दोनों शो कर रहे थे, बट आपका 24 क्यू नहीं आ रहा था, है ना? वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। मैं सबको आ रही है ना भाई? आ रही है सर। आ रही है सर। पर दीदी देखो कुछ माइक वाइक क्या एक बार दीदी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो हमने देखो 3 सेक्शन पढ़े थे, उन 3 सेक्शन उनके फॉर्म से कुछ डिपॉजिट डेट थी, वो सारी चीज सेम चलेगी इसके लिए। बट इसका जो सेक्शन कहता है, जैसे आपको पता था 193 से लेकर 194 तक आपका अदर देन सैलरी के सारे सेक्शन होते थे, और आपका क्या है जी, जो आपका सैलरी है उसके लिए 192 सेक्शन है। ठीक है, और उसका जो आप टीडीएस काटो वो कब डिपॉजिट करोगे इसका? हाँ जी, जैसे आपको पता है 7th of the next month सर। हाँ जी, और ये डिपॉजिट कर दिया, इसके लिए जो चालान कौन सा लगेगा? 281, क्योंकि चालान इसके लिए भी 281 ही लगेगा, और इसकी रिटर्न भी वही फाइल की जाएगी क्वार्टरली बेस पे। ठीक है, ये आप सोचो कि वो चेंज नहीं, इसका भी सेम वही प्रोसीजर है। और इसके लिए फॉर्म कौन सा दोगे अपने एम्प्लॉय को? कि हमने आपका टीडीएस काटा है तो ये लो जी, आपको हम ये फॉर्म दे रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा जब आप आईटीआर भरोगे तो अब क्या है जी, गवर्नमेंट को ये फॉर्म, ये इसकी डिटेल आपको पास रहेगी तो आपको पता चल जाएगा जी क्या है जी, आपका टीडीएस डिडक्ट होके जमा हो चुका है। और कौन सा फॉर्म आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करेगा? फॉर्म 16। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि अदर देन सैलरी केस में फॉर्म 16A और आपका सैलरी केस में फॉर्म 16। ठीक है, ठीक है जी, तो ये सारे फॉर्म्स, ये सारी चीज आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा था, क्योंकि आज हम फिर दोबारा आप कौन सा जी टीडीएस के सेक्शन में आएंगे, किसके 24 क्यू वाले पे, क्योंकि अदर देन सैलरी के हमने सारे सेक्शन, कैसे उसको रिकॉर्ड, कैसे उसकी एडवांस, कैसे एडजस्टमेंट, कुछ एडवांस एंट्री सारी करके देखी। बट अब आपका सैलरी वाला रह गया था, तो अब आप बोलोगे सैलरी वाले के लिए हमें क्या है, टैली पे पेरोल दे रखा है। अगर आप विदाउट पेरोल करते हो, क्योंकि आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए, कल को मान लो कोई कंपनी है वो बोल दीजिए हम पेरोल मेंटेन नहीं करते टैली पे, हम डायरेक्ट काट लेते हैं। ठीक है, कि मैंने कहा जी हम डायरेक्ट पेरोल नहीं करते, हमने जी पेरोल में क्या होता है ना, कि पेरोल में पूरा सेटअप लग जाता है। कि देखो पेरोल के लिए जो असाइनमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम उसके लिए कंपनी लेंगे, उसके अंदर कंपनी बनाने के डिटेल बताने के बाद ये सारी चीजें, उसके बाद फिर सारे देखो एम्प्लॉय, तो उसके सारे हेड आपके यहाँ पे अटेंडेंस टाइप पे, उसके सारे पे हेड। तो कुछ कुछ कंपनी क्या होती है पूरा प्रॉपर पेरोल नहीं मेंटेन करती, वो क्या बोल लीजिए, हम सिंपली क्या करते हैं, जो अभी तक आप सैलरी की एंट्री करते थे, सैलरी ड्यू की एंट्री क्या पास करते थे, अगर आप विदाउट पेरोल हम कर रहे हैं तो सैलरी टू सैलरी पेबल। हाँ जी, सैलरी टू सैलरी पेबल, या वरना मैंने कहा जी चलो सैलरी पेबल हटा दो, आप क्या करो एम्प्लॉइज वाइज ड्यू करो, तो सैलरी टू जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय होगा उस पर लिख दिया सैलरी, जो भी एम्प्लॉय नेम और आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना? इस करके हम करते थे, और सेम इसी में प्रोसीजर में यूज होगा, क्योंकि वो कहते हैं जी हमें पेरोल के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, पूरा एक नया सेटअप टैली पे अनेबल हो जाता है, और उसके अंदर हमें पूरी पेरोल वाली डिटेल डालनी होती है। उसमें कोई लेजर कोई इससे रिलेटेड नहीं होता, सारा पेरोल के अंदर जो हेड होंगे, पे हेड आपके, एम्प्लॉय यूनिट आपकी, कैटेगरीज ऐसे करके, ग्रुप, टैक्स क्लासिफिकेशन, टैक्स, ये सारी चीज, मतलब आपकी पूरी पेरोल की रिगार्डिंग। तो वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो कोई कहता मैं वो यूज नहीं करके मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर सैलरी जो एम्प्लॉय की आउटस्टैंडिंग, मैं ऐसे करके बता रहा हूँ। तो उसी में फिर आप टीडीएस भी काट लोगे, क्योंकि आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आप पेरोल यूज कर रहे हो तो जो 24 क्यू है उसका टीडीएस ऑटोमेटिक कटेगा, अगर आप ये पेरोल का कॉन्सेप्ट टैली में यूज करते हो। बट अगर आप पेरोल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, आपने कहा जी आप क्या करते हो, सिंपली यहाँ आते हैं, सिंपली मैंने कहा जी क्या कि आप करते हो, आप बोलते हो जी सैलरी अकाउंट, ठीक है, इसको कर देते डॉट डॉट डेबिट, मान लो कितना जी, ₹1,00,000, फिर यहाँ पे टू सैलरी आउटस्टैंडिंग
ठीक है, टैप करके 1 लाख, या आप ये वाला फॉलो कर रहे हो तो इसमें आपको ना अगर उसकी टैक्सेबल इनकम से ज्यादा तो टीडीएस भी कटना जरूरी है जी। या फिर आपने मैंने एक कॉन्सेप्ट और बता रखा आपको कि क्या करो जी, ये जो सैलरी पेबल आप दिखा रहे हो इधर, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है पेबल, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, जो एम्प्लॉय का नेम है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम आपका, एम्प्लॉय सैलरी आउटस्टैंडिंग, आप ये करके बना सकते हो अगर आप एम्प्लॉय बस चाहिए तो इस तरीके से हम मेंटेन कर रहे हो। तो इसमें देखो आपको एक लायबिलिटी आती है कि आप इसमें टीडीएस भी डिडक्ट करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, कोई टीडीएस के रिगार्डिंग जैसे हम उसमें बनाते थे अदर देन सैलरी वाले में, ठीक है, ये क्या जी पेमेंट फॉर दी रेंट का है या फिर आपका फी ऑफ प्रोफेशनल फीस का है, इस टाइप का हम सारे सेक्शन ये सब बनाते थे। बट टैली में सैलरी के लिए जो है ना वो आपका पेरोल का कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करते हो उसमें ऑटोमेटिक है ये, वरना आप खुद ऐसे करो जो ये वाली एंट्रीज अभी तक हम करते आ रहे हैं अकाउंटिंग में। तो उसमें आपको ये क्या करना होगा, जो यहाँ पे क्रेडिट करूंगा डेबिट करूंगा, जो टीडीएस मैंने अपने एम्प्लॉय का काटा तो हाँ जी, कि मैंने कहा आपको ये एंट्रीज पास करनी है, इसके अंदर क्या करना, आप सैलरी दे रहे हो बट उसमें टीडीएस भी काट लेना है। तो आप कैसे काटेंगे जी टीडीएस, सर 2 TDS 2 टीडीएस करके वो जो अमाउंट 1 लाख का जैसे मान लो जो एम्प्लॉय के नाम का जड़ा है तो उसमें से टीडीएस वाला अमाउंट लेस करके एम्प्लॉय में वो लिखोगे, ठीक है, समझ गए इतना तो? यस सर। अब मैंने कहा कि आपको चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बट इसमें एक चीज रह जाती है टीडीएस का रेट आपका, क्योंकि ये रेट भी आपको पता होना चाहिए। देखो नॉर्मली जो कंपनी होती है वो क्या करती है, टीडीएस उसका क्या जी, जो भी कंपनी का जो जैसे एम्प्लॉय है उसका क्या करती है जी, उसका जैसे मान लो जो सैलरी है उसका 10% फ्लैट काट ले, जो कि मतलब पॉलिसी लेके चल रही है, वरना फिर क्या करती है कि जितनी उसकी इनकम है, ठीक है, उसको और क्या करती है 12 मंथ से डिवाइड करके उसके बाद एक परसेंटेज निकलती है, क्या करती है जो जितनी भी उसकी टोटल इनकम है मल्टीप्लाई बाय 12%। एक फॉर्मूला होता है यार टीडीएस का, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, टीडीएस का रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। एक अभी मेरे को थोड़ा सा मिस हो रहा है, मतलब क्या चीज होती है, उससे भी एक रेट फाइंड किया जाता है कि आपको मान लो कि आप बोलते हो मैं टीडीएस कितना परसेंट काटू, एक सिंपल रेट है जो 10% काट लो सैलरी का, अगर बड़ी सैलरी है, अगर छोटी सैलरी है तो क्या जी, सॉरी छोटी सैलरी 10%, बड़ी सैलरी तो उसका 1%। इस टाइप से आप एक पॉलिसी बना लो, आप सिंपल था, ठीक है। या फिर आप अगर तो उसकी जो टोटल ऑफ इनकम होती है तो उसको पता नहीं किससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके तो वो वैल्यूज आती है परसेंटेज में कि इतना कितना जी, इसका 10%, इसका 12% या इसका 5%, इसका इसकी सैलरी के ऊपर डिपेंड होगा वो। तो एक वो फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए हम जब ऐसा मेंटेन कर रहे हैं तो हमें एक टीडीएस रेट खुद एज्यूम करना होता है। अगर हम पेरोल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये वाला जो मैंने आपको ये दिखाया है, सॉरी ये ओपन इसलिए नहीं दिखा रहा, तो उसमें क्या होगा, टैली ऑटोमेटिक टीडीएस का फॉर्मूला इसमें इनबिल्ट होता है उसके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, तो वो चीज हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, वो पेरोल आपको खुद ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके देगा। तो आपको बस वो टीडीएस कटेगा और वो आपको बस क्या है जी, आप एम्प्लॉयर है तो आपको डिपॉजिट कराना होगा, अगर आप एम्प्लॉय हो तो अपना फॉर्म 16 लेकर अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद इसमें एक चीज हो रही है, अभी तक समझ गई है जो हमने विदाउट पेरोल वाला कॉन्सेप्ट देखा, कि कल को मान लो किसी कंपनी में विदाउट पेरोल चल रहा है तो आपको इस टाइप से मेंटेन करना होगा। यहाँ पे बस टीडीएस का एक और लेजर यहाँ बता दोगे। तो यहाँ पे कोई डाउट किसी को, ये बताओ सबसे पहले? नो सर। नहीं है किसी को डाउट? फिर इसमें एक बात करते हैं जी, एक आपका अगर आप किसी को एडवांस सैलरी दे रहे हो तो क्या एंट्री पास करोगे? सबसे पहले ये बताओ मेरे को, कि मैंने कहा आपके पास एक पेरोल वाला कॉन्सेप्ट भूल जाना, उसके अंदर बताऊंगा कैसा एडवांस दिखाना है, कैसा हम लेते हैं। बट मैंने कहा अभी जैसे जो सैलरी जा रही है हमने उसको डील करी, बट मान लो कभी कोई एम्प्लॉय आया हमसे बोला जी हमें एडवांस दे दो, कितना है जी, मान लो मैंने बोला 50,000 एडवांस मांग रहे आपसे, तो आप 50,000 एडवांस की क्या एंट्री पास करोगे? क्योंकि आज आप लोगों को भी देखे कि आपने कर लिया है तो ये एंट्रीज आपको पास करनी है, बताओ। हाँ जी अभिलाष जी बोल रहे थे, बताइए। एडवांस सैलरी टू सैलरी सर। एडवांस सैलरी टू सैलरी। सैलरी, यस सर जी एडवांस सैलरी, ठीक है। ये बोला जी आपने डेबिट, मान लो 50,000 की, और यहाँ पे टू सैलरी,
है? हाँ जी, यही ना? हाँ जी, और कोई बताएगा? जैसा अभिलाष ने बोली एडवांस सैलरी टू सैलरी। हाँ जी, तो और किसी को नहीं पता है या पता है? जल्दी से बताओ। एडवांस सैलरी टू एम्प्लॉय का नेम आएगा था। इन्होंने बोली एडवांस सैलरी, इसको कहते हैं डेबिट 50,000 टू एम्प्लॉय, ठीक है, 50,000। हाँ जी, और कोई? तो अब देखो, कोई और नहीं बता रहा, लग रहा है नहीं पता, तो अब देखो देख लेते हैं इसमें। जैसे जी अभिलाष ने बोला एडवांस सैलरी टू सैलरी, तो अभिलाष जी बताइए एडवांस सैलरी किस में रखोगे? सर करंट एसेट्स में। और सैलरी? सैलरी करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में। और अगर इधर सैलरी होगा तो? सर सैलरी उधर भी हो तो भी करंट लायबिलिटीज में ही जाएगा ना। अच्छा, और ये वाला एक्सपेंस में जाएगा। इस वाले में थोड़ा सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, और ये वाला जो सर ये वाला करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटीज में जाएगा। ठीक है। तो पहले वाला देखो समझ लो, अगर पहले वाले में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये करंट लायबिलिटी। अब जो ये वाला तो करंट एसेट्स है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा बता रहे हो अभिलाष जी आप? सर ये सैलरी है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा जी, ठीक है। हाँ जी, अब विकास जी की बारी है। एडवांस सैलरी करंट एसेट्स और एम्प्लॉय, हाँ जी एम्प्लॉय, नहीं पता या पता है? देखो अब पहली चीज क्या है ना, ये वाली अभिलाष जी चीज ना थोड़ी सी गलत हो जाएगी। गलत किस लिए? क्योंकि हम उसको एडवांस दे रहे हैं। अगर आपने सैलरी दिखा दी ना तो उस मंथ का एक्सपेंस बियर हो जाएगा, बट ये उस मंथ का एक्सपेंस तो है ही नहीं। हमने क्या बोला जी, जैसे मान लो अभी जैसे जुलाई की सैलरी चलेगी, अभी बीच में बोलता है जी मेरे को अगस्त की भी सैलरी दे दो, तो मैं उसको एडवांस दे रहा हूँ। एडवांस दे रहा हूँ तो भी मेरा इस मंथ का कोई एक्सपेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे जो इन्होंने बताई करेक्ट है आपकी एंट्री कि एडवांस सैलरी टू एम्प्लॉय। जैसे आप यहाँ कर सकते हो एडवांस सैलरी टू सैलरी पेबल, क्योंकि क्या फिर सैलरी पेबल टू कैश कर सकते हो। बट मैंने कहा जी मेरे को इस टाइप से ना पता नहीं चलेगा किस एम्प्लॉय को मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो मैंने कहा आप ये एंट्रीज ना करके क्या करो, ये एंट्रीज करो। इससे पता क्या रहेगा कि एडवांस सैलरी किस में गई जी, करंट एसेट्स और ये करंट लायबिलिटी। इससे आपकी बैलेंस शीट मैच रहेगी, कहीं डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और जब मैं अपने एम्प्लॉय को दूंगा ये सैलरी, तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय अकाउंट जो भी आपका डेबिट है, ठीक है, और यहाँ टू कैश दे दो कैश, और बैंक दे दो बैंक, ठीक है। ये मैं कर दूंगा एंट्री। इससे क्या होगा देखो, एम्प्लॉय कट के खत्म, ये एडवांस सैलरी आपका है, ये करंट एसेट्स, ये भी क्या है बैंक से इतना पैसा कम होगा। अभी बैलेंस शीट में कहीं डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और इससे पता क्या रहेगा, अगर आप क्या करते हो जी एडवांस सैलरी टू सैलरी पेबल, उससे ही कंफ्यूजन रहेगी कि किस किस को एडवांस दे। मान लो आपकी कंपनी में आधे से ज्यादा एम्प्लॉय आपसे एडवांस लेते ही है, तो मेरे को ये नहीं पता चलेगा किस एम्प्लॉय का कितना एडवांस है। अगर मैं उसको क्या करूंगा, एम्प्लॉइज वाइज ऐसे दिखाऊंगा, तो इससे पता क्या रहेगा, जो इसका लेजर है उसके लेजर में दिखा देगा मेरे को एडवांस इतना, इस मंथ में इसने इतना ले रखा है, इस मंथ में इतना ले रखा है, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड ये वाला। तो आपको यही फॉलो करना है, ठीक है जी। और उसका टीडीएस भी एडवांस में काट लगे। अगर आपका जैसा मान लो कि इनकेस क्या है जी, कोई इनकम है तो टीडीएस आप काटना चाहते हो तो काट सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। वरना फिर आप उसकी सैलरी के टाइम में काट दोगे। जैसे मान लो एडवांस दे दिया आपने उसे बैंक से 50,000, बट उसकी जब सैलरी होगी, जैसे मान लो उसकी सैलरी है 70,000 या 50 ले गया, तो जब आप 70 की सैलरी जब अगले मंथ ड्यू करोगे, जैसे मान लो अब चलो यही क्वेश्चन में बात ये आ गई कि जैसे मान लो अगले महीने की अब सैलरी आ गई, जैसे मान लो अगस्त की सैलरी ले चुका है, बट आधी 50 ली उसने एडवांस में, बाकी 20 रह दी, अब 70 उसकी सैलरी है। तो आप यहाँ जब अगले मंथ जब ड्यू करोगे उसकी सैलरी, क्या ड्यू करोगे ये बताइए सर? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। एडवांस सैलरी डेबिट पूरा 70 से करोगे, ठीक है। 70 से करेगा, अच्छा। तो टू जो एम्प्लॉई है, क्योंकि इस मंथ का एक्सपेंस तो पूरा बुक होगा ना, आप बुक होगा ये वाला,
इसलिए मैं सैलरी पूरी दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या है, एडवांस मैंने दे दिया था, बट किस मंथ के लिए, आगे के आने वाले मंथ के लिए, तो उसमें तो मैं पूरा एक्सपेंस दिखाऊंगा ना उस मंथ का। तो यस सर। उस मंथ का मैंने पूरा एक्सपेंस दिखाया, बट मैं इसको पे कितना करूंगा, तो यहाँ दिखाऊंगा टू एडवांस सैलरी से 50 हट जाएंगे, क्योंकि मेरा एडवांस भी तो बैलेंस शीट में खड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है जी, 50,000, फिर इंटर करके यहाँ पे 2 करके आओगे, और क्या लिखोगे जी, एम्प्लॉय का नेम जो भी है। यस सर। ठीक है, इसमें मैं वैल्यू भी छोड़ रहा हूँ। मान लो इसका कुल मिला के 7,000 कट रहा था टीडीएस, या मान लो कुल मिला के 5,000 टीडीएस कटा, जो भी मतलब जो स्लैब बना के जो आप निकालते हो। तो मैंने कहा जी मेरे को 20 देना है इसमें से जो इसका टीडीएस का अमाउंट है 5 काट लिए, 15,000 इसको मैं। 15,000। ठीक है, और यहाँ पे जब 2 आएगा, 2 टीडीएस ऑन सैलरी करके बना लो, कितने दी, 5,000 से। ये एक पूरी एंट्री हो गई। और जब आप इसको पे करोगे तो एम्प्लॉय अकाउंट, ठीक है, क्या करोगे जी, डेबिट कितना पे करोगे सर? 15 ही खाली, क्योंकि वो तो पहले ले चुका है 50, और बाकी का टीडीएस कट गया, तो इसलिए यहाँ पे 2, और सॉरी बैंक करना है जी। ठीक है, अगर बैंक से दे कैश दे तो कैश। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट होगा, ये ट्रीटमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। कंपनी में कुछ एडवांस, कुछ पहले से कुछ जो चल रहा है उसको सेटअप करना आपको आना चाहिए। उस मंथ के जिस भी मंथ में उसको पहले एडवांस लेगा, उसका अगले मंथ में जो उसका सेटअप होना है। तो ये आपकी एंट्रीज बनेगी, जो क्या है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्लियर अभी कॉन्सेप्ट। अगर आप विदाउट पेरोल यूज करते हो इन टैली, तो सारा काम आपके ऊपर है, आपको ही देखना है। या किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर ना? क्योंकि मेरे को इसलिए याद आया, क्योंकि जब मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें किसी बच्चे ने एडवांस का पूछा था, मतलब जो ऑनलाइन पिछली बार पढ़ाया था मैंने, तो उसमें देखो ऑनलाइन का ये एडवांस रिटर्न्स का रिगार्डिंग बताया था। तो इसी को ओरली मतलब समझाया कि फायदा नहीं था, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट करके दिखाया कि आपकी सैलरी नॉर्मल ड्यू होगी, उसके बाद पेमेंट हो जाती है, बट इन केस वो एडवांस ले लेता है, फिर उसके अगले मंथ सेटअप होती है, तो वो सारी एंट्रीज आपको आनी चाहिए। कल को मान लो आपने एडवांस खड़े करे जा रहे हो, बैलेंस शीट में हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो क्या है जी, करंट एसेट्स आपकी विद इन 1 ईयर में क्या आती है जी, कन्वर्ट किसमें जी, इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट होकर खत्म हो जाती है। ये लायबिलिटी ऐसे ही सेम करंट लायबिलिटी जो है ना, ये सारी चीज आपकी बैलेंस शीट में लास्ट में शो नहीं होनी चाहिए। अगर ये लास्ट मार्च के मंथ में आप एडवांस दे रहे हो, उसको एडजस्ट करोगे तो आपकी शो होगी, वरना नहीं। एक पॉइंट ये भी था जी आपका, जो बैलेंस शीट हमने लास्ट देखा था। क्लियर? तो अब चले पेरोल पे, कि जो हमने विदाउट अगर पेरोल हमें यूज करना है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। चले पेरोल पे, किसी को कोई डाउट ये बताइए? चलो सर। ठीक है जी। तो देखो हम पेरोल पे आते हैं। पेरोल पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ये 2-3 क्लासेस में लगेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेरोल को अनेबल कैसे करना, हाउ टू अनेबल पेरोल, पेरोल की रिपोर्ट्स क्या दिखाता है आपको, क्योंकि ना जैसे हमने जीएसटी टीडीएस की रिपोर्ट अनेबल हुई थी, वैसे आप पेरोल के लिए भी अलग से एक स्टैट्यूटरी वाला और एक नॉर्मल बेसिक पेरोल। जैसे बेसिक पेरोल में क्या कौन सा आपका एम्प्लॉई है, कब एम्प्लॉई गया, क्या उसको हेड मिलते हैं, ये सारी चीज बेसिक में आएगी, कितनी अटेंडेंस है। स्टैट्यूटरी में जब आप आओगे तो स्टैट्यूटरी में क्या रहेगा जी, आपका जैसे किसी का कोई टीडीएस है, कोई इनकम टैक्स का, कोई प्रोविडेंट फंड का, कोई ईएसआई का। तो अभी हम जैसे जैसे आगे आएंगे, जैसे ईएसआई पीएफ, इन सब के जब हम पीरियड बनाएंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे, कितनी लिमिट होती है, कौन कितना पे करेगा, कितनी परसेंटेज रहती है, उसका पे हेड कैसे क्रिएट होगा। तो आप ये मत सोचना कि आज ही हम सारा पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पेरोल का अनेबल, उसकी बेसिक रिपोर्ट्स और कुछ हेड बनाएंगे, जो छोटे छोटे हेड है, जो इजीली आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि इनमें ना बहुत सारी डिटेलिंग आएगी। तो आप क्या करो, जैसे अभी आप लिख नहीं पाओगे, जैसे कंटिन्यू में पढ़ाता रहूंगा तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि समझ लो पहले, जब आप इसका रिकॉर्डेड देखो तो उस टाइम क्या करो, जो जो पॉइंट क्या है जी, जैसे अटेंडेंस हम बनाते हैं तो उसमें क्या शो करना है, जब हम क्या करते हैं जी पे हेड बनाएंगे तो उसमें क्या दिखाना है आपको, पे हेड में क्या क्या फीचर्स कैसे एनेबल होंगे, कैसे डिसेबल होंगे, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कल को मान लो अगर आप पे रोल में ना एक गलती हुई तो पूरी प्रोसेस गड़बड़ हो जाती है उसकी। ठीक है, कि आप सोचो कि जैसे लेजर में हमने जैसे कोई बिल बना रहे, कोई लेजर गलत हो गया, उसको हम ठीक कराते हैं, बट इसमें क्या होगा, पे रोल में एक पार्ट गलत हुआ तो समझ लो वहां से ही गलत होते 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 पूरा एंड तक, तो उससे फिर आपकी करेक्ट सैलरी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई छोटी मोटी गलती पागल को समझते हो जी।
का पढ़ाई गया हम कहीं जो तगादा यही तो पैसा तो खा गए अब इतिहास देखिए सब जगह धोखा है जगह पकड़ जैसे मान लो कोई पॉइंट में कोई इसमें तो वो चल जाता है, बट कोई ऐसा मेजर गलत मत करना जिससे कि पूरा पेरोल का ही कॉन्सेप्ट गलत हो जाए। फिर आपको पता है क्या, मॉडिफाई जहाँ एक जगह से करोगे उसके पहले वाले ही सारे हेड आपको चेंज या उसको बार बार जाके रीसेव करने पड़ते हैं कि जिससे उसमें उसका इफेक्ट आए। ठीक है, तो ऐसी गड़बड़ ना हो तो आप बस साला ऐसा आदमी के साथ नहीं साला वो साला अपने में रहता है ब्याज रे ग्राम मार के चला मार चौसा भाग सब वाला घेर भर गया हटा हरा रात ये करता उसका वैसा है तो ये हो गया वो हो गया साला छोड़ो मेरा घरे खत्म है 60वां नंबर का या पढ़ते थे पढ़ाई पे ध्यान आता था सो नया खरीदना है वो रखता है ढाक लिया तुम यार बेटी जो है कहाँ फंसा रही है बेटी जब बात खत्म करिए साला खत्म करो साला अपना पढ़ना है ये सब करना है गाँव में तो पढ़ी तो रहे हैं बढ़िया से तुम तो साफ हो गए कहा कहे साला कुछ हमारा समझ ही नहीं आ रहा अरे साला नेट ही नहीं है यार
कोई छोटी मोटी गलती होती है, जैसे मान लो कोई पॉइंट में कोई इसमें तो वो चल जाता है, बट कोई ऐसा मेजर गलत मत करना जिससे कि पूरा पेरोल का ही कॉन्सेप्ट गलत हो जाए। फिर आपको पता है क्या, मॉडिफाई जहाँ एक जगह से करोगे उसके पहले वाले ही सारे हेड आपको चेंज या उसको बार बार जाके रीसेव करने पड़ते हैं कि जिससे उसमें उसका इफेक्ट आए। ठीक है, तो ऐसी गड़बड़ ना हो तो आप बस करेक्ट लेके चलना जी सारी चीजें। तो अब इसके लिए देखो हमने एक कंपनी ले रखी है। क्या है जी आपकी कंपनी, 1 मिनट देना मेरे को बस। रूम में इकट्ठा करके एक नंबर का माल है, चोर एक नंबर। हेलो हेलो, यस सर। अरे ना वो ठीक है। तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं कि मैंने कहा कि एमके प्राइवेट लिमिटेड मैंने एक कंपनी ली, तो ये कंपनी लेके एक नई कंपनी में काम करेंगे, क्योंकि ना नई कंपनी इसलिए करते हैं जी जिससे कि आपका फ्रेश डाटा आपको इजीली रिपोर्ट व्यू कर सको। ठीक है, तो यहाँ आके प्राइम ओपन करते हैं, प्राइम पे कंपनी क्रिएट करके उसका अनेबल कैसे करेंगे, और अनेबल करने के बाद क्या चीज है जी आपकी सारी डिटेल्स क्या क्या शो करता है, किसमें हमें क्या चीज बनानी है, कैटेगरीज, ग्रुप, यूनिट, पे हेड, अटेंडेंस टाइप, ऐसे करके बहुत सारी चीज आएगी इसमें, क्योंकि अलग से पूरा कॉन्सेप्ट होता है पेरोल का टैली ईआरपी में भी और प्राइम में भी। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको बता के एमके प्राइवेट लिमिटेड जो हमारा एड्रेस है A3A, यहाँ तक ले लेते कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, फिर यहाँ के न्यू दिल्ली, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ पे आके पिन कोड, तो पिन कोड एक बार और मेंशन कर देते हैं, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, कॉपी एंड पेस्ट, ईमेल, ईमेल आपकी दे रखी है, वेबसाइट नहीं है, बस इंटर करके इसको सेव कर दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, जीएसटी वेस्टी सब अनेबल लेके चल रहा हूँ, जिससे कि कल को आपको जब लेजर बने या कोई स्टॉक का कोई पे हेड का कुछ भी क्रिएट हो तो उसमें क्या क्या डिटेल क्या रखनी है, इसलिए मैं सारी चीजें लेके चलूंगा, टीडीएस, टीसीएस, जिससे कि आपको कोई गलती ना रहे जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, जो जीएसटी नंबर है इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, एंटर करके मंथली बाकी चीज आपको पता है, इसको एंटर करके इसको एंटर करके सेव। ठीक है, ठीक है, सेव होने का फिर टीडीएस भी हम यस करते हैं, इसका 10 नंबर, तो देखो इसकी डिटेल यहाँ और यहाँ दोनों तरफ गिवन है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं इसका, ये 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है ये, तो यहाँ पे 10 नंबर, कंपनी, यहाँ पे ब्रांच रजौरी गार्डन, फिर यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपको चाहिए आप इसको यस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जो भी डिटेल होगी, जैसे यहाँ पे कौन है, राम को ले रखा है, बाकी उसके फिर पर्सनल डिटेल डालनी होती है यहाँ पे, तो फिल कर देना, हमें भी इतना ही करके सेव कर देना, उससे कोई इसको ये नहीं करना, फिर इसका टीसीएस करोगे ऑटो फिल आएगा, बस इसको भी सेव। फिर आगे देखो आपको पेरोल, देख लो मेंटेन पेरोल, इसको जब आप यस करोगे ये बेसिक पेरोल होता है आपका, जो सिंपल कॉन्सेप्ट कि जिसके अंदर बस खाली पेरोल के लिए एम्प्लॉय ये सब आ जाएंगे, बट आप जब इस टैक्स वाला पेरोल इनेबल करोगे तो इसके बाद क्या होंगे, टैक्सेशन के फंक्शन आएंगे, जैसे ईएसआई, पीएफ, टीडीएस, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, सारी चीज देगा आपको। तो आप इसको यस करते देखो, ये सारी विंडो से पूछेगा आपसे कि प्रोविडेंट फंड में आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा, तो उसके रिगार्डिंग कोई कोड, कोई ग्रुप कोड, ये सब मिलते हैं आपकी कंपनी के, तो सारी चीज फिल करने, तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ डिटेल आपको दे रखी है, यहाँ पाओगे ये प्रोविडेंट फंड से रिगार्डिंग क्या है जी, कंपनी कोड क्या है जी, तो ये कंपनी कोड है, तो यहाँ के कंपनी कोड में इसको मेंशन, तो ये कंपनी अकाउंट एंड ग्रुप कोड जो आपको मिला है, तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट। फिर ये सारी चीज आपको ना कंपनी प्रोवाइड करेगी, आप सोचिए कहीं आपको निकालनी पड़ेगी नहीं, ये आपको आपकी कंपनी देगी जिसमें रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा, तो ये मत सोचना कि आपको निकालनी है। ठीक है, इसको पेस्ट, फिर ब्रांच ऑफिस आपका दिल्ली, वर्किंग आवर्स जो 26 डे, अब बस 26 डे ऐसे लिखना होता है, पहले डे चलता था पता नहीं पॉइंट में देता आपको ये। फिर नेशनल पेंशन स्कीम, देखो एक एक चीज बता दूं, हाँ कि मैं डिटेल तो डाल रहा हूँ कहीं आपसे, क्या चीज, प्रोविडेंट फंड होता है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए,
ठीक है, कि आपको प्रोविडेंट फंड में जो आप पैसा आपका कुछ लगता है, कुछ आपका एम्प्लॉयर आपके लिए देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो आप किसी कंपनी के लिए, जैसे मान लो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई फर्म है जो जिसने ये रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा, आप कंपनी के लिए अपनी मतलब इंपॉर्टेंट जो आपकी लाइफ है 5 साल 10 साल आप कंपनी के लिए दे रहे हो, तो कंपनी करते उसके लिए आपको इन फ्यूचर सिक्योर करने के लिए प्रोविडेंट फंड आपकी गवर्नमेंट ने 1948 के एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था, जब इससे पुराने, जब आपका क्या है जी, जब आजादी नहीं मिली थी तो एम्प्लॉय को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था ना जो आपके, तो इसलिए एक्ट बना कि इसमें क्या है जी, अगर आपकी कंपनी इससे ज्यादा एम्प्लॉय हायर करती है, जैसे 20 और 10 कुछ समथिंग है, वो जब हम पूरा डिस्कस करेंगे तो उसमें दिखाऊंगा मैं आपको। तो उसके लिए क्या है जी, आप अपने एम्प्लॉय को क्या है जी, कुछ परसेंट तो अपना एम्प्लॉय आपका देगा अपनी सैलरी का, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर एम्प्लॉय देता है वो पार्ट, तो उसकी क्या रहेगा, जो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी उसमें से उतनी एग्जम्पशन मिलेगी उसे, और बाकी आपका एम्प्लॉयर पे करेगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि क्या है जी, वो सारा काम किसके लिए करता है, कंपनी के लिए। तो आपको क्या है जी, तो ये सारी चीज रजिस्ट्रेशन लेके उनको ये सारा डिपॉजिट ये सब करना होगा। फिर ऐसे ईएसआई होता है कि मेडिकल फैसिलिटी आपकी, ये आपकी क्या है जी, कोई आप बिजनेस प्रीमिसेस या आप जो वर्किंग करते करते कोई आपको बीमारी लग गई है या कोई चोट हो गई लग गई आपको, किसी भी टाइप की मेडिकल इश्यूज आपके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा जी, अगर आपकी कंपनी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय या फैक्ट्री ऐसा कुछ है, तो उसमें लेने के बाद आपको ईएसआई रजिस्ट्रेशन लो, जिससे कि उनको फैसिलिटी मिले आपके एम्प्लॉय को, कि अपना इलाज ये सब मुफ्त में करा सके। बट इसके लिए भी क्या है, बस एक मिनिमम सा अमाउंट क्या है जी, आपकी गवर्नमेंट आपसे लेती है, और आपसे डबल मान लो वो आपके एम्प्लॉयर से लेती है। तो वो सारी चीजें फिर कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम होता है, एक आपका क्या है जी, ये भी एक इन्वेस्टमेंट होती है, बट ये ना सरकारी कंपनी के लिए ज्यादातर होती है, जैसे सरकारी एम्प्लॉय उनको ऑटोमेटिक मिलता है, बट प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर कंपनी नहीं देती, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंपनी को क्या है जी, जितना आप एम्प्लॉय से लोगे उतना एम्प्लॉयर खुद भी पे करता है, तो इसलिए ये दो फैसिलिटी तो कंपलसरी है, बट ये वाली क्या है जी, आपकी मैंडेटरी नहीं है आपकी कंपनी पे, बट ये सरकारी में, या बाकी आप खुद इसको मतलब एक्वायर कर सकते हो, जाके बैंक में जाके इसके लिए फॉर्म भर सकते हो किसी बैंक से, जिस बैंक से आप करवाना चाहते हो नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें 2 टायर होते हैं, टायर 1 टायर 2। ठीक है, तो ये चीज आपकी प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती, इसलिए मैं इसकी डिटेल नहीं फिल कर रहा। बाकी फिर उस कंपनी की इनकम टैक्स की डिटेल जो कि हमने टीडीएस में डाला था, तो देखो यहाँ ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पेन, फिर यहाँ पे सर्कल एंड वर्ड, आप जब अपना पेन अप्लाई करो, सॉरी पेन करो, अपना 10 अप्लाई करोगे, तो वहां पे आपका सर्कल एंड वर्ड आप चूज कर दो, तो वही वर्ड आपको यहाँ सब चीज मेंशन करना है। तो मैं अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, बट ये सारी चीज आपको बता दे रहा हूँ कि आपको फिल जरूर कर लेना है। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है तो आप अदर दिखाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे वही ब्रांच एंड डिवीजन और वही सारी चीज जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमने बताया था राम, वही सारी डिटेल यहाँ बतानी होगी कि रोरी गार्डन, फिर यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल, जैसे वही जिसकी ऑथराइज आपने बना रखा है, ऑथराइज सिग्नेटरी जो आपकी कंपनी में होता है उसको आपने वैलिड कर रखा है, जैसे हमने राम ले रखा है तो राम, उसका सन ऑफ ऐसा करके उसकी पर्सनल डिटेल तो आप फिल कर देना, मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, और देन इसको एंटर करके सेव करने के बाद आप देखोगे टैली के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। आप बोलोगे कि इसके अंदर चेंजेस क्या है, कि आपने बोला था पेरोल का अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब ईआरपी होता था तो वो बाहर ही शो करता था, बट अब आप जैसे क्रिएट में जाओगे तो अब देखो आपको कुछ चेंजेस आए यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे कि अकाउंटिंग मास्टर था, इन्वेंट्री मास्टर था, स्टैट्यूटरी में कुछ थे आपके टीसीट के टाइम में, वरना स्टैट्यूटरी डिटेल जो जीएसटी वीएसटी वाली जो हमें यहाँ से फिल करनी होती थी, तो मैंने कहा जी एक नया हेड, पूरा का पूरा एक नया हेड आ गया पेरोल मास्टर, जिसके अंदर क्या है एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, पे हेड एंड पेरोल वाउचर टाइप। तो इस टाइप से आपको 1 बाय 1 करके ही ये काम करना है, ऐसे नहीं कि आपको आगे जाके शॉर्टकट यूज कर सकते हो, जैसे इसमें ऑल्ट सी चलेगा इसमें, बट ये ऑल्ट सी आप तब करो जब आपके 1 बाय 1 पूरी इंफॉर्मेशन गिवन हो, मतलब आपको पता हो। तो पेरोल मास्टर में तो ये नहीं बोलोगे। अब आपके क्या है जी पेरोल वाउचर्स में क्या होगा, पेरोल वाउचर्स में जब आप आओगे तो यहाँ पे 2 वाउचर्स आपको अनेबल हो जाएंगे, एक अटेंडेंस वाउचर, एक पेरोल वाउचर। अभी कैसे कैसे आपको ओपन होंगे, तो आपको अगर नहीं पता या शॉर्टकट देखना चाहते हो तो यहाँ क्या करना, F10, यहाँ पे देखो उनकी रिगार्डिंग क्या है जी, आपके जो पेरोल की रिगार्डिंग है जो यहाँ पे शो करेगा, ये देखो कंट्रोल प्लस F4, तो पेरोल वाउचर के लिए तो ये आपका इंटर है, बट जो अटेंडेंस वाउचर है उसके लिए आपको F10 करके खुद यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए देखो शॉर्टकट मेंशन नहीं है। तो ये होता है अटेंडेंस वाउचर। तो इसके अंदर है जब हम पूरा पेरोल इन्फो समझ लो कि जो क्या जी आपका जो मास्टर्स के अंदर क्रिएट में हम ये सारी चीज बना लेंगे, उसके बाद हमारा वो काम रहेगा, क्योंकि जब हमारे सारे हेड
सारे एम्प्लॉई, सारे यूनिट, सारी अटेंडेंस और पे हेड, कि हम उसको क्या पे करते हैं, वो सारी चीज जब बन जाएगी उसके बाद ही तो क्या होगा, हम उसकी अटेंडेंस मार्क करेंगे और अटेंडेंस मार्क करने के बाद उनकी सैलरी बनाएंगे हर मंथ की। ठीक है, तो ये काम हम 1 बाय 1 करके करेंगे एकदम से, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी चीज आ गई आपकी। तो यहाँ देखो जो हमारा असाइनमेंट है, इसमें देखो हमने यहाँ तक काम कर लिया अभी, जो यहाँ तक स्लैब ये सारी। अब सेकंड स्टेप आता है कि क्या जी, आपको ये एम्प्लॉय हमारे देखो यहाँ पे कैटेगरीज, एम्प्लॉय और पेन कि मीन्स क्या, इसकी और भी डिटेल होती है एम्प्लॉय की, बट मैंने इतनी रखी है जो मैंडेटरी है उसके लिए। बाकी डिटेल आपको पता है, जब आप एम्प्लॉय को हायर करोगे तो उसका सीवी या उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब मिलेगा आपको, तो आप सारी डिटेल बताओगे। बट मैंने कुछ ही चीजें ले रखी है जो मैंडेटरी अभी बताने के लिए, जिससे कि आपको पेरोल की रिपोर्ट करेक्ट आए। तो मैंने क्या करा, हमने लिए कैटेगरीज और यहाँ पे एम्प्लॉय और पेन। जैसा हमने कहा जी, कैटेगरी हमने 2 बनाई, सेल डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट। उसके अंदर हमने एम्प्लॉय ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिए और उनके पैन कार्ड दिए। फिर उसके बाद आप देखोगे हमने बोला यूनिट। अब यूनिट क्या होती है, जैसे उसमें आवर्स, मिनट एंड डे, इन्हीं सब में कैलकुलेट हो गया ना। जैसे हम कोई स्टॉक सेल परचेज करते थे तो उसमें क्या रहता था, पीसेज, नंबर्स, आपके स्क्वायर फीट, लीटर, ऐसे करके डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी यूनिट रहती थी। बट जब आपका पे रोल है तो पे रोल में क्या रहता है कि हम उसकी क्या है जी, मंथली बेसिस पर सैलरी दे रहे हैं, डे बेसिस पे, जैसे ओवर टाइम कभी हो गया या कभी मान लो उसने छुट्टी करी तो डे बेसिस पे डिडक्शन या ये सारी चीज मिलनी है उसको। फिर आपका जो आवर्स है, आवर्स के बेस पे क्या है जी, जैसे मान लो कोई ओवर टाइम का रह गया तो सारी चीज आवर्स में चल रही है। फिर उसके बाद आगे आप देखोगे अटेंडेंस। अटेंडेंस कैसे जी, प्रेजेंट, अब्सेंट, सिक लीव, कैजुअल, ओवर टाइम, इस टाइप के हेड है आपके पास, जो कि इसमें अगर और भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई आप अपनी कंपनी में हाफ डे का कोई प्रोविजन रखते हो, जैसे आपने बोला कि कोई एम्प्लॉय हाफ डे जाता है तो मैं उसको हाफ डे की ही सैलरी दूंगा, बाकी नहीं दूंगा। तो इस टाइप से ही आप हाफ डे भी ऐड कर सकते हो। वरना क्या है जी, आप बोलते नहीं जी, आप इतने वैसे एम्प्लॉयर नहीं है जो कि उसके पैसे काटने में ही लगे रहो, तो आप बोलते कोई बात नहीं, अगर हाफ डे हुआ है इनकेस तो मैं उसको पूरी प्रेजेंटिव मानूंगा, उसको ये कंसिडर करूंगा। ठीक है, फिर ये आ जाते हैं उनके पे हेड आपके, कि हम उनको क्या क्या पे कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ मेन हेड लिए जो आपके होते हैं, वैसे हेड तो बहुत ज्यादा होते हैं आपके इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, बहुत सारे। बट जो कंपनी मेजरली दी जाती है, मतलब जो मेजर कंपनी मतलब आपको जो हेड प्रोवाइड करते हैं वो ज्यादातर ले रखते हैं। जैसे बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए, टीएटर, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जो आप बोलना चाहो, मोबाइल अलाउंसेस, ओवर टाइम, रीइंबर्समेंट। अब रीइंबर्समेंट फिर ऐसे बोनस, कैजुअल, फिर ईएसआई के देखो, ईएसआई, पीएफ के, फिर ऐसे देखो ईडीएल चार्जेस। ये 3 चीज आपको नहीं दिख रही होगी जो यहाँ से, पीएफ और ये आपने देखा था। पीएफ ईएसआई में क्या है चीज का जी, आपका एम्प्लॉय अपने अपने पार्ट दे रहे थे। बट ये आप बोलोगे कि पीएफ एडमिन चार्जेस और ईडीएलआई एडमिन चार्जेस, फिर ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन, ये क्या चीज है, तो ये आपका ना एम्प्लॉयर पे करता है। क्योंकि जब आपकी कंपनी, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, जब आपकी कंपनी या कोई फैक्ट्री कुछ भी चीज रन कर रहे हो उसमें एम्प्लॉय है, तो वो चीज क्या करो जी, आप उनका डिडक्ट करके हमारे पास जमा करो, तो हम उसको मेंटेन करने के चार्जेस होते हैं जो कि हम एम्प्लॉयर से आपका एम्प्लॉयर से लेते हैं। ठीक है, तो ये चार्जेस आपका एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉय पे कोई बर्डन नहीं आता इसका। फिर ऐसे ही ग्रेजुटी और एडवांस सैलरी या फिर टीडीएस। तो देखो एडवांस सैलरी इसमें हम अलग से पैकेट बनाएंगे, बाकी वरना उसमें क्या होता था कि एडवांस हमें खुद एंट्री पास करके फिर एडजस्ट करनी पड़ती थी। तो इस टाइप से ये, फिर आपका देखो ग्रेजुटी में हम इधर आएंगे तो ग्रेजुटी कैसे निकालना, उसका फॉर्मूला उसके बेसिस पे क्लियर रखा है, वो उसको आगे बताऊंगा आपको। फिर हमें उसकी सैलरी डिफाइन करनी होगी कि हमने जो एम्प्लॉय रखे हैं उनकी सैलरी क्या है, उनको अलाउंसेस क्या मिलते हैं, किस किस बेसिस पे, कोई रीइंबर्समेंट है तो उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन ले रखा है ये। उसके बाद उनकी अटेंडेंस, कि जब हम ये डिफाइन करने का उनकी अटेंडेंस मार्क करेंगे, अटेंडेंस मार्क करने के बाद उनकी सैलरी बनाएंगे, सैलरी बनाने के बाद उनके सबके सैलरी की प्रिंट आउट निकाल के उनको रिपोर्टिंग देखना कैसे स्टैट्यूटरी वाली सारी चीज करनी थी। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट है किसी पॉइंट में? सर ठीक है, तो इसमें देखो आपको उसके बाद आपकी एक रिपोर्ट का भी मैं ऑप्शन दिखा दूं, क्योंकि देखो सबसे पहले करने से पहले हमें क्या क्या चीज कहाँ देखनी है, क्या क्या चीजें कहाँ मिलेगी, तो सारी चीज पता होनी चाहिए। इस समय मैं ऑल्ट जी का यूज नहीं कर रहा, जो मेन शॉर्टकट है आपका जाने के लिए। अभी हम पूरी प्रॉपर रिपोर्ट व्यू कर रहे हैं, तो हमें जाना होगा, देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। यहाँ आप देखोगे कि आपको पेरोल रिपोर्ट दिखा रहा है यहाँ, हाँ जी,
ये पेरोल रिपोर्ट देखो आपकी कौन सी जो बेसिक पेरोल है कि कौन पर्सन कितना आया, उसकी पे स्लिप क्या है, उसकी अटेंडेंस कितनी मार्क हुई है, ये सारी चीज क्या है, पेरोल स्टेटमेंट क्या है, कितने पे हेड हमने बनाए, कितने पे हेड हम उसे दे रहे हैं, एम्प्लॉय की प्रोफाइल क्या है, एम्प्लॉय कितने काउंट हुए हैं, ऐसे करके सारी डिटेल है। अगर आपको स्टैट्यूटरी वाली देखनी है तो देखो एक स्टैट्यूटरी आपको यहाँ पे भी दे रखा है, ये वरना देखो आप स्टैट्यूटरी में जाके एक पेरोल का एक यहाँ पर गई कुछ छूटने वाला है। तो क्या हुआ इसको रे यार? एम्प्लॉय कितने काउंट हुए हैं, ऐसे करके सारी डिटेल है। अगर आपको स्टैट्यूटरी वाली देखनी है तो देखो एक स्टैट्यूटरी आपको यहाँ पे भी दे रखा है, या वरना देखो आप स्टैट्यूटरी में जाके एक पेरोल का एक एम्प्लॉय कितने काउंट हुए हैं, ऐसे करके सारी डिटेल है। अगर आपको स्टैट्यूटरी वाली देखनी है तो देखो एक स्टैट्यूटरी आपको यहाँ पे भी दे रखा है, या वरना देखो आप स्टैट्यूटरी में जाके एक पेरोल का एक कैसे खाए यार?
इनकम टैक्स में आओगे तो इन सब में तो इनके फॉर्म्स दिखाएगा आपको कि कौन से फॉर्म्स इसमें लगते हैं। प्रोफेशनल टैक्स में ऐसे करके, प्रोफेशनल टैक्स वैसे दिल्ली में नहीं है, आपका अदर स्टेट में है, तो वो आपकी गवर्नमेंट चार्ज करती है। नेशनल पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग या फिर ग्रेजुएटी कोई कैलकुलेट हुई है, और इनकम टैक्स में बहुत सारी डिटेल आएगी। जैसे इनकम टैक्स में उसकी कंप्यूटेशन कितनी है, उसका क्या है आईटीआर का फॉर्म, रिटर्न फॉर्मेट। तो आप इनकम टैक्स में आप आओगे तो देखो उसके रिगार्डिंग, और यहाँ पे देखो 24 क्यों दिखा रहा है। हाँ जी, अभी तक 24 क्यों देखो उसमें नहीं दिखा रहा था जब हम अदर देन सैलरी का टीडीएस का सेटअप अनेबल करते थे। इसमें देखो सब चीज दिखाएगा, उसकी कंप्यूटेशन क्या है, सैलरी प्रोजेक्शन ये होती है कि जैसे मान लो मैं एक एम्प्लॉय हायर करा, अब एक एम्प्लॉय हायर करा, मैंने उसकी सैलरी बताई इस मंथ कितनी, तो टैली क्या करता है ना, आपको दो मेथड देता है, एक प्रोजेक्शन बेसिस पे, एक एक्चुअल बेसिस पे। एक्चुअल होता है कि जितनी आप डिफाइन करोगे उस बेसिस पे आपका बनाएगा सैलरी। एक प्रोजेक्शन वैल्यू ये होती है कि जैसे मान ये सैलरी डिफाइन करी, तो वो क्या करता है उसकी 12 महीने की इसी बेसिस पे कैलकुलेट करके प्रोजेक्टेड दिखा देता है, जिससे कि आप बता सकते हो अपने एम्प्लॉयर को कि हमने इस एम्प्लॉय का सीटीसी क्या है। सीटीसी आपको पता होनी चाहिए, कॉस्ट टू कंपनी। ठीक है, कल को आप कहीं जाओ तो कंपनी आपको बोलेगी हम इस सीटीसी पे आपको रख रहे हैं, तो आप बोलोगे सीटीसी क्या चीज है, तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए। सीटीसी होती है कॉस्ट टू कंपनी की, कंपनी आपको जब हायर करी तो किस सीटीसी पे रख रही है। ठीक है, वो होती है ग्रॉस जितनी भी सैलरी आपको मिलेगी, बट उसके बाद फिर एक नेट सैलरी मिलती है आपको हर मंथ की। जो नेट सैलरी क्या है कि जितनी भी आपकी ग्रॉस सैलरी उसमें से जो भी डिडक्शन होने के बाद आपको मिलती है वो आपकी होती है नेट सैलरी। तो दोनों तीनों चीजें पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो सैलरी प्रोजेक्शन, क्योंकि ज्यादातर लोग ना इसको प्रोजेक्टेड वैल्यू पे रखते हैं, क्यों, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है मैंने इस एम्प्लॉय को इस सैलरी पे हायर करा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी 12 मंथ की सैलरी ये बन रही है, और हमारी कंपनी का सीटीसी इसके लिए इतना है जी। जैसे बोलते हैं ना कि 4 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैकेज, यही सब है जी। आप फिर आप देखोगे अगर आपने 24Q में कोई चलान या कोई जिसका टीडीएस काटा, तो देखो इसमें दिखाएगा आपको। ये देखो रिटर्न के लिए जा रहा है बेसिकली, क्योंकि रिटर्न का फॉर्मेट दे रखा है सैलरी के लिए, अदर देन सैलरी के लिए रिटर्न फॉर्मेट नहीं था। जैसे आप यहाँ करोगे तो बोलेगा जी किसमें आपको रिटर्न लोकेट करने, तो अभी हमें कोई बनाया नहीं है। फॉर्म 27A आप बोलोगे ये क्या चीज है, ये होता है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न आपकी, कि आपने जो 24Q है उसकी एक फर्निशिंग, मतलब एक डेट होती है उस दिन आपको ये फॉर्म्स आपको जनरेट करना होता है। ये होता है फर्निशिंग ऑफ जो आपकी रिटर्न है या जो आपकी क्वार्टरली फाइल कर रहे हो वो फॉर्म्स होता है। तो आप इसको देखो प्रीव्यू कर सकते हो, जिसमें वही आपकी कंपनी की डिटेल, 10 नंबर, कौन से क्वार्टर, कितना टैक्स, कितना टीडीएस, ये सब होता है कि कितना फर्निश किया है जी आपने फर्स्ट क्वार्टर में। फिर आपका आ जाता है देखो यहाँ फॉर्म्स आपका 24Q, इसके रिगार्डिंग जो आपको यहाँ डिटेल प्रोवाइड करता है आपकी कंपनी की। फिर यहाँ पे आप आ जाओगे तो यहाँ एनेक्सर होता है। एनेक्सर अभी ब्लैंक आएगा, क्यों, क्योंकि जब तक आप ये पूरा काम नहीं करोगे एनेक्सर में कोई डाटा नहीं आता। एनेक्सर होता है कि कितना टीडीएस आपने किस एम्प्लॉय को कितना काटा है, किस डिपार्टमेंट का, ये सारी चीजें। फिर ये होता है एनुअल फॉर्म्स जो आपके हैं जो भरे जाते हैं, जैसे कि अब आपका फॉर्म 16 आपको देना है। ये फॉर्म 16 अभी देखो कोई एम्प्लॉय नहीं है तो बोला क्रिएट करो, वरना जैसे एम्प्लॉय हम बनाएंगे यहाँ पे उनकी रिगार्डिंग डिटेल आपको शो करेगा। फॉर्म ऐसे 12 भी, ये भी एक नॉर्मल फॉर्म है आपका, ये दिखाना होता है आपको। फिर की आईटीआर, जैसे मान लो आप सैलरी हो, सैलरी की इनकम है, या वरना मान लो एक हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास, उसी की इनकम आती है, तो आप ITR 1 भर दो। तो इस केस में आपको टैली भी क्या करता है जी, फॉर्म जनरेट करके देता है। वैसे आपको बोलेगा पहले एम्प्लॉय बनाओ उसके बाद, तो अभी हम खाली एम्प्लॉइज ब्लैंक देख रहे हैं इसलिए हमें फॉर्मेट ये सब शो नहीं कर रहा है। तो ये ITR 1 का फॉर्म होता है जो कि टैली बाय डिफॉल्ट बना के दे रहा है। जैसे कल को मान लो आपकी जो एम्प्लॉय है बोलते हैं जी आप ही हमारी रिटर्न फाइल कर दो, और आपको ये फैसिलिटी टैली इसलिए दे रहा है कि कल को मान लो आपके अगर तो अपने एम्प्लॉय की ITR 1 आप खुद ही फाइल करते हो, तो इसके लिए ITR 1 का फॉर्म यहाँ पे दे रहा है कि आप ये फॉर्म्स निकाल के पोर्टल पे जाओ, जहां जहां डिटेल वो फिल कर दो। ठीक है, तो आपको क्या है जी फाइल कर लोगे। वरना ऑफलाइन आप पहले होता था कि क्या करो जी ITR वैसे भरो, फिर ऑफलाइन ले जाओ, डिपार्टमेंट ले जाओ, वहां सबमिट कराओ, या आप बेंगलोर आपको उसको एक्सपोर्ट करो। बट अब E-वेरीफाई के लिए भेजा जाता है 120 दिन के लिए, वरना आप वैसे नहीं, आप सारा ऑनलाइन ही करना होगा आपको। फिर आपका यहाँ पे विदाउट पैन, अदर रिकॉर्ड, ये सारी डिटेल देखो आपको यहाँ शो करेगा। ठीक है, तो ये थी इसकी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जो हमने यहाँ देख ली, सारी की सारी चीज देखो। ये इनके फॉर्म दिखाएगा इन सब के, ये समरी दिखाएगा टोटल मंथ में कितना TDS, PF, ESI सब आ रहा है, और ये प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग जो फॉर्म्स होते हैं मंथली बेसिस पे, फॉर्म 5, फॉर्म 10, ऐसे 12, और एनुअल फॉर्म ये। फिर यहाँ पे ऐसे ही आपके ESI के रिगार्डिंग मंथली फॉर्म, हाफ ईयरली फॉर्म, और यहाँ प्रोफेशनल टैक्स के लिए जो मंथली स्टेटमेंट और कंपटीशन। तो ये सारी चीजें हम क्या है जी, ये क्वेश्चन करेंगे तो जो जो रिपोर्ट ऑटोमेटिक वहां बनती जाएगी।
ठीक है, तो अभी तक क्लियर कोई डाउट? क्योंकि सबसे पहले हमें क्या है जी, कोई भी चीज कर रहे हो तो उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि आज से मैंने उसका इंट्रोडक्शन, कैसे अनरेबल, कैसे रिपोर्ट, कहाँ पे जाके क्या दिखाएगा हेड, कहाँ पे जाके कौन सी आपकी एंट्रीज करनी है, सारी चीज आपको पता चलनी चाहिए। अब इसमें देखो आपकी बात आती है सबसे पहले कि हमारे कैटेगरी और एम्प्लॉय ये सब बनाने के लिए, तो इसको बनाने के लिए हमें टैली पे यहीं वापसी आना होगा क्रिएट में आप आओगे तो देखो यहाँ दिखा रहा है पेरोल मास्टर्स, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, पी हेड एंड पेरोल वाउचर। तो इस करके आपको सारे ये शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है जी, मैंने बोला एम्प्लॉय ग्रुप। अब देखो यहाँ ग्रुप दिखा रहा है और हमने क्या बोला जी, क्या है, हम किस बेसिस पे लेके चल रहे इसे? हाँ जी, हमारा क्या बेस है इसके लिए? कैटेगरी। बट मैंने कहा कैटेगरी तो आ ही नहीं रहा, और मैंने F11 वहां करा तो वहां कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो आपको कैटेगरी का ऑप्शन यही मिलेगा, किससे जी? शो मोर। और यहाँ शो इनएक्टिव फंक्शन पे जाना, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा ये कैटेगरी का, देखो बस इसको आप एंटर करना और यहाँ पे आपका क्रिएट क्लियर मिल जाएगा जी। ठीक है, अब मैं इसको बाहर आके क्रिएट पे देखूंगा तो अब देखो अभी भी शो नहीं कर रहा है जी आपका, तो आपको बार बार शो मोर पे जाके देखना होगा इसे, तो दिखाएगा जी। ठीक है, मतलब अब अनेबल नहीं करना होगा कैटेगरी को, अब आपको यहीं पे क्या करना है जी, क्रिएट कर सकते हो डायरेक्ट। तो अब देखो कैटेगरी आप यहीं पे मतलब यस करके आप यहाँ आओगे तो कैटेगरी हमारी किस चीज की है? सेल्स डिपार्टमेंट। तो पहले हम ये बनाएंगे, क्योंकि हम 1 बाय 1 करके ऐसे आएंगे सीक्वेंस वाइज। अब ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम एम्प्लॉय बना ले, ये पहले पीरियड बना ले, बाद में बना लेंगे। तो ऐसा मत करना जी, आप जब ये सारी चीज सीख जाओ तब शॉर्टकट मार सकते हो, वरना मत करना जी, वरना बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देगा। तो एम्प्लॉय कैटेगरी, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, फिर आके इन दोनों को करना है। अब बोलो इन दोनों का हम यस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एलोकेशन, रिवेन्यू, नॉन रिवेन्यू, जितनी भी इसकी इनकम या कुछ जो भी आप बताओगे वो सब चीज एलोकेट करना चाहिए, या वरना आप अगर ये सेकंड वाला ऑप्शन यस नहीं कर दे तो पेमेंट में कैटेगरीज वाइज पेमेंट नहीं उठाता टैली ऑटोमेटिक, क्योंकि टैली ऑटोमेटिक उठाएगा। तो इसलिए हमें दोनों फंक्शन यस होने चाहिए। यस होने के बाद फिर आप देखोगे अकाउंट डिपार्टमेंट, इसको भी कॉपी एंड पेस्ट, देन इसको भी यस करके आप सेव। तो एक कैटेगरी बन गई। कैटेगरी बनाने के बाद हमने कहा जी अगला क्या चीज है जी, आप इसको स्किप करके आओगे ग्रुप। तो आपको याद रखना है ग्रुप और कैटेगरी में से हम एक ऑप्शन यूज करेंगे, ये नहीं करना हम कैटेगरी बना रहे हैं ग्रुप भी बना रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट होगी। हमें इनमें से हमेशा एक को प्रेफर करना है, तो हम प्रेफर करते हैं कैटेगरी को। क्यों? क्योंकि कैटेगरी वाइज सैलरी डिफाइन करना मतलब बनाना और उसको पेमेंट करना बहुत ईजी है। ग्रुप वाइज में थोड़ा सा क्या है, मतलब आपको कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हम एक को यूज करेंगे कैटेगरी को। ग्रुप को हम हमेशा जितनी बार पूछेगा हम प्राइमरी रखेंगे और ना कुछ हमें यहाँ क्रिएट करना है। फिर यहाँ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय देखो आपका क्या है जी, यहाँ पे रेखा यादव पहला एम्प्लॉय हम ले लेते हैं, कॉपी और एम्प्लॉय में आके यहाँ क्रिएट हमने करा। बट ये देखो किस कैटेगरी में जा रहा है अभी है? हाँ जी, इसमें बनाया जी सेल में, डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम सेल लिखेंगे तो सेल दिखाएगा, या वरना आप इसको स्पेस करना तीनों दिखा देगा। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी इसलिए आती है क्योंकि बाय डिफॉल्ट बनी रहती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको करेक्ट कैटेगरी इसके लिए सिलेक्ट करनी है। फिर देखो आपसे पूछेगा ग्रुप, आपका अलायंस कुछ नहीं करना, ग्रुप पूछेगा तो ग्रुप इसको प्राइमरी छोड़ना है। आपको कोई ग्रुप मैंने ना बोला था ना, देखो इसमें है, तो हम इसको प्राइमरी छोड़ेंगे। ये थी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे अभी तो हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं और 1 अप्रैल में जितने भी सारे एम्प्लॉय सब बना रहे हैं, बट इनकेस मान लो आगे हमारी और हायरिंग होती है, ठीक है, अगर और हायरिंग होगी और जिस डेट में होगी तो हम वो ज्वाइनिंग डेट वो बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल। तो देखो मैं इसको यस करता हूँ तो यहीं पे सैलरी पूछने लगेगा, बट मैंने क्या बोला था, ये शॉर्टकट हम तब करेंगे जब ऑलरेडी हमारे सारा काम हो रखा होगा। जैसे मान लो कंपनी में मैंने पूरे काम कर दिए ये सीक्वेंस वाइज, अब मैं शॉर्टकट कर सकता हूँ यहाँ पे सैलरी के पे हेड, क्योंकि ये होते हैं पे हेड जो हमने अभी बनाए नहीं है, तो हम यहाँ पे डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तब के लिए, जैसे मान लो मैं अप्रैल में सारी चीजें बना ली है, अब मार्च कह रहा हूँ मई में या कोई जून में कोई नया एम्प्लॉय आया तो मेरे को सैलरी के वहाँ पे हेड जाके डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से शॉर्टकट यूज कर लूंगा, ठीक है। तो इसलिए एक एक पॉइंट आपको देखो बताते हुए चल रहा हूँ कि कब आपको शॉर्टकट यूज करना है कब नहीं, तो अभी मेरे को नहीं यूज करना। फिर यहाँ पे उसकी ना बेसिक डिटेल होती है, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन मींस क्या, जैसे कोई एम्प्लॉय आपका हायर करा तो एक एम्प्लॉयर नंबर होता है आपका,
ठीक है। जो एम्प्लॉय नंबर मैंने मान लो इसको 101 था, पहला एम्प्लॉय था, फिर 102 ऐसे चल रहा है, तो मैं वो नंबर दूंगा सबको। फिर डेजिग्नेशन क्या बनेगा जी, सेल्स में है, किसमें है जी, ये सेल्स मैनेजर है। सर कैटेगरी के बाद सीधा एम्प्लॉय बनाना है ना? कैटेगरी की, हाँ मतलब कैटेगरी के बाद ग्रुप नहीं देखना, एम्प्लॉय का जाएगा थर्ड आपका। ओके। ठीक है। फिर फंक्शन क्या रहेगा, तो ये सेल्स आपके करेंगे जी। ठीक है। फिर लोकेशन तो मैंने कहा रजौरी गार्डन। ठीक है। फिर पूछे जेंडर फीमेल है जी। फिर यहाँ पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, जो भी इसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जैसे मैं अभी एज्यूम डाल रहा हूँ, बट आपके पास इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब होगा, आप वो सारी डिटेल बताओगे। मैंने कहा 1/1/1995, सॉरी मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछेगा ब्लड ग्रुप, अगर आपको पता है तो आप बताना, वरना क्या है जो बताएंगे जी आपको। यहाँ फादर नेम, अगर स्पाउस जैसा हस्बैंड का होता तो वो, वरना फिर क्या है जी, अगर कोई मेल होता तो उसकी वाइफ का नेम। फिर यहाँ पे एड्रेस होता है, उसकी पर्सनल डिटेल, उसका पर्सनल फोन नंबर, ईमेल, ये बताने की। खुश रहो। जमीन को लेंगे, साला कब्जा कर लेंगे, साला हमारे जमीन पर सब प्यारा है। अरे हमारे जमीन है, साला हमारे भगाता है, मगर मारेंगे, खाने लेंगे, आएंगे, स्वागत करो ना, ठीक है, स्वागत करो, सलाह दो, मन धन सब दो। ये सारी चीज आप भर लेना, मैं अभी बस समझा दे रहा हूँ आपको। फिर पूछेगा प्रोवाइड बैंक डिटेल। अब प्रोवाइड बैंक डिटेल क्या होती है जी, जैसे मान लो कल को आप बोलते हो जी मैं अपने एम्प्लॉय को चेक से देता हूँ, तो मेरे को ना उनके बैंक की डिटेल चाहिए, तो आपने उनसे मंगवा ली, मंगवा के मान लो आप क्या करना चाहते हो, उसको रख लेते हो एक फाइल में। अब बार बार आपको बैंक डिटेल ऐड करो अपने अकाउंट में या बताओ, इससे अच्छा आप क्या करो, यहीं पे उसको बता दो। ठीक है जी, उसका अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर है जी उसका, सॉरी पॉइंट में वैल्यू आ गई, ये अकाउंट नंबर है, यापसी कोड SBIN 0014147, कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये लाइसेंस में दिखाएगा खाली वाला, कहीं आप सोचो एजुकेशन में नहीं आएगा, एजुकेशन में आप लिखना पड़ेगा। ब्रांच मैंने कहा रमेश नगर। प्रिंट करके मैं क्या करूंगा, ट्रांजेक्शन टाइप मेरा चेक रहेगा, ई फंड ट्रांसफर या अदर, तो मैंने कहा उसको मैं चेक दूंगा तो चेक, ई फंड ट्रांसफर तो ई फंड ट्रांसफर, किस अकाउंट में, ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक से। ये मेरे को बार बार ही वो फाइल में से इसकी बैंक डिटेल नहीं देखनी पड़ेगी, टैली के अंदर ही देख सकता हूँ। फिर यहाँ देखो एक नया ऑप्शन ये आया, क्योंकि ERP में ऑटोमेटिक इसकी टैक्स रिगीम होती थी जो पुरानी चल रही थी, बट आपको पता होगा, किस किस को पता है कि टैक्स की जो नई स्लैब रेट आ गई और आपकी 2 टैक्स रिगीम चलती है, और जो आपके लिए बेनिफिट आप वो ऑप्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए जी। ठीक है, हाँ जी, किस किस को पता है ये?
जो टैक्स की स्लैब रेट 2 है आपकी, एक नई आई है और एक पुरानी है जो पहले से चल रही थी, और 2019 के बाद से जो आपका क्या है जी 19-20 से आपकी एक नई स्लैब रेट आ गई है, जो उसके बेसिस पे आपकी क्या है जी आपको जो बेनिफिट देती है, नई तो नई के अकॉर्डिंग आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, पुरानी तो पुरानी। ये स्लैब रेट देखो कुछ इस टाइप की है जी, ठीक है, कि आपकी देखो जो टैक्स थी जो न्यू स्लैब रेट ये है और पुरानी ये न्यू में क्या है जी 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके स्लैब रेट बना दी है। और जो पुरानी थी वो क्या थी 2.5 तक नील थी, फिर 5%, फिर उसके बाद क्या है जी उसका 20, मतलब बाकी सारा 20 था, फिर आपका यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा पे 30%। तो इस बेसिस पे आपके पास पुरानी और नई, तो इसको अभी कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, कितनी वैल्यू पे क्या कैलकुलेट हो रहा है, क्या चीज है, मैं शीट दे दूंगा, आप एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। उसके बेसिस पे देखो यहाँ बता रखा है कि आपकी अगर इनकम होती है तो उसके बेसिस पे कैसे कैसे आपको शो करेगा। तो हम आ जाते हैं टैली पे। तो अभी जैसे देखो रेगुलर टैक्स रिग्यूम लेनी है जो आपकी पुरानी वाली है, और जो टैक्स रिग्यूम अंडर सेक्शन 115 BAC है ये नई वाली है आपकी। तो जो स्लैब रेट आप ऑप्ट करोगे उसके बेसिस पर टैली आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स। तो अब ये दोनों को कैसे चेंज करना वो भी दिखा देंगे, अभी हम एक ले ले रहे हैं। फिर यहाँ पे आपके पैन कार्ड, जो ये पेन है इसका पैन कार्ड, यहाँ पेस्ट। बाकी फिर इसका क्या है जी आधार नंबर, एक यूनिवर्सल अकाउंट, जब आप इसका पीएफ का अकाउंट खुलवाते हो तो एक यूएन नंबर मिलता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो आपको यहाँ फिल करना होगा। फिर यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर, फिर इसका ईपीएस अकाउंट नंबर, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है इसकी, और इसका क्या है जी पैन नंबर होता है, कब इसके जैसे क्या बेसिस पर आपने जैसे कोई अपनी पॉलिसी है कि आप कितने टाइम तक उसको मतलब जैसे 5 साल के लिए 10 साल के लिए कोई हायर करो तो डेट मेंशन कर सकते हो, या फिर यहाँ ईएसआई नंबर और ईएसआई डिस्पेंसरी नहीं। बट आपने कहा जी कोई एम्प्लॉई जैसे मान लो जैसे पासपोर्ट वीजा, जैसे कोई एनआरआई भी आपने ऑफिस में रखा हुआ है, या मान लो कोई आपका कंपनी का एम्प्लॉई उसको आप बाहर भी भेजते हो आउट ऑफ कंट्री, तो आपने कहा मेरे को पासपोर्ट वीजा की डिटेल भी डालनी है, तो आपको यहीं पर एप्पल करके ये ऑप्शन देख रहे हो जो प्रोवाइड पासपोर्ट एंड वीजा डिटेल, आप इसको यस कर दोगे। बाकी डिटेल कुछ और चाहिए तो आप यहाँ देखो अनेबल कर सकते हो, वरना बाकी बाय डिफॉल्ट अनेबल होती है। बट ये वाली डिटेल आप पासपोर्ट एंड वीजा डिटेल आप इसको यस कर सकते हो। पासपोर्ट नंबर उसका क्या है और कंट्री ऑफ इशू क्या है जी, आपका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीजें। तो ऐसे करके आप इसकी पूरी डिटेल सेव, तो ऐसे करके आपको ये सारे एम्प्लॉय बना लेने। अभी तो जैसे बेसिक डिटेल है, बट आगे जब आप काम करोगे आपके पास पूरी डिटेल आएगी तो आपको उस टाइप से बना लेना है, ठीक है। तो आज इतना ही करें और बताऊं? तो सर आगे मेरे को भी लग रहा है कि आज इतना ही करो कि जितना कि एक बार ये सारी रिपोर्ट व्यू कर लेना, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिपोर्ट बन रही थी, जितना मतलब वीडियो देख देख के जो भी चीज आपको लग रही है, और यहाँ आके बस इतनी सी चीज क्रिएट कर लेना, एक कैटेगरी और एक आपका क्या है जी एम्प्लॉय तक। बाकी ऑप्शन फिर कल वाली क्लास से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसको हम 1 बाय 1 करके करेंगे, एक बार नहीं करेंगे वरना बहुत ज्यादा आपको लगेगा, क्योंकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, तो आपका प्रॉपर मेंटेन हो गए, ठीक है। और कोई डाउट रहता है तो बाकी फिर कल वाली क्लास में देख लेंगे इसे। बरगाई लाखों का लाख लग गया यार।